जय हिंद दोस्तों। छत्रपति शिवाजी महाराज जिनके गौरवशाली इतिहास पर हम सभी भारतीय गर्व करते हैं, जिन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब को घुटने टिकवा दिए और शुरुआत की हमारे देश को भगवा ध्वज में रंगने की। वीर पेशवाओं जिन्होंने मुगल सल्तनत में आखिरी कील ठोकी जिससे वो कभी उबर नहीं पाया। और इन सबकी जननी जन्मभूमि महाराष्ट्र, जो ना सिर्फ हमारे देश का सबसे धनी राज्य है बल्कि साथ साथ उसकी राजधानी हमारे देश की इकोनॉमिक कैपिटल भी है। पर आज जो कुछ भी घटित हो रहा है महाराष्ट्र राज्य की राजनीति में, उसकी नींव बहुत पहले ही डाली जा चुकी थी और उसी वक्त समझ में आया था कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मजाक कैसे बनाया जाता है, मखौल कैसे बनाया जाता है। 2019 के विधानसभा चुनाव 288 सीटों पर नई महाराष्ट्र सरकार को चुनने के लिए हुए थे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुरूप महाराष्ट्र की जनता ने भाजपा और शिवसेना गठबंधन को एक बहुमत भी पूर्ण रूप से दिया। पर इस जनादेश का मजाक बना दिया गया जब शिवसेना ने अपने वैचारिक मित्र और समान विचारधारा की भारतीय जनता पार्टी के साथ 23 साल के रिश्तों को तोड़कर एनसीपी और कांग्रेस कंप्लीटली डिफरेंट आइडियोलॉजीज के साथ सरकार बना ली। अब आप कह सकते हैं कि ये तो होता ही रहता है पॉलिटिकल सर्कल्स में, इसमें नया क्या है। लेकिन अगर आप प्री पोल अलायंस और उससे मिले हुए जनादेश का मतलब समझते हो तो आप ये बिल्कुल समझ सकते हो कि जिस तरह से महाराष्ट्र में सरकार बनी वो एक उत्कृष्ट एग्जाम्पल है धोखे का इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में। जब कोई दो पॉलिटिकल पार्टीज या उससे ज्यादा प्री पोल अलायंस करती है तो जनता उन्हें चुनाव के दौरान एक टीम की तरह देखती है। उदाहरण के लिए गोपीनाथ जी एक रिटायर्ड हेड क्लर्क पुणे से, जो कि बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, लेकिन चुनाव के दौरान बीजेपी ने कोई भी कैंडिडेट वहां पर नहीं खड़ा किया क्योंकि रीजन, वहां पर शिवसेना ने पहले ही से अपना कैंडिडेट खड़ा किया हुआ था। तो गोपीनाथ जी और उनके जैसे लोगों का सारा मत, सारा वोट साफ रूप से जाएगा शिवसेना को, क्योंकि उनका मत उसी विचारधारा और उसी सरकार के लिए है जिसे वो सत्ता में देखना चाहते हैं। और आप क्या करते हैं चुनाव के बाद? सरकार बनाते हैं उस आइडियोलॉजी, उस विचारधारा के साथ जिसे हराने के लिए आपको मत मिले थे, वोट मिले थे। Shame. 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 चाहे वो राजनीतिक विश्लेषक हों या फिर आम जनमानस, सबको साफ साफ दिख रहा था कि बाला साहेब और उनकी विचारधारा कहीं से भी परिलक्षित नहीं हो रही इस एमवीए सरकार में। चाहे वो पाल घर में 3 हिंदू साधुओं की हत्या का मामला हो या फिर सिटीजनशिप बिल का विरोध, हनुमान चालीसा और नुपुर शर्मा विवाद पर गवर्नमेंट का स्टैंड, और इन सब के बाद भी तो हिंदुत्व हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, हमें मालूम है, हम तो पायोनियर है हिंदुत्व के। अब बाला साहेब की शिवसेना और उसकी विचारधारा को समझना भी जरूरी है। वर्ष 2011 की एक घटना हमें काफी हद तक बताती है कि बाला साहेब के क्या विचार थे सूडो सेक्युलरिज्म और हिंदुत्व को लेकर। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। तब उन्होंने 3 दिन का सद्भावना उपवास रखा था और राजनीतिक विश्लेषक इस सद्भावना उपवास को एक तरीका बता रहे थे उनकी छवि को मॉडरेट बनाने का, हिंदुत्व पोस्टर बॉय से। उस वक्त के शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे ने बिना शब्दों को घुमाए अपने मुख्य पत्र सामना में इस पूरे वाक्य को लेकर ये लिखा: नरेंद्र मोदी को यह सेक्युलरिज्म का जहर नहीं देना चाहिए हिंदुओं को। गोधरा में जब हिंदू कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया, उसके बाद हिंदू भड़के और गुजरात दंगे हुए। बाला साहेब आगे लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी का दिल्ली तक का सफर तभी तय हो सकता है जब हिंदू वोट बैंक उनके साथ हो, क्योंकि वो जहां तक पहुंचे हैं अपने राजनीतिक कैरियर में वो सिर्फ इसी कारण हो पाया है क्योंकि हिंदू वोट बैंक उनके साथ है। अब एक और वाक्य जिससे हम काफी हद तक समझ सकते हैं बाला साहेब के हिंदुत्व को। जब गुजरात दंगे हुए थे तब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इस्तीफा चाहते थे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का। तब ऐसा कहा जाता है कि बाला साहेब ठाकरे ने अडवाणी जी को यह साफ शब्दों में कहा था कि अगर सीएम पद से मोदी हटाए गए तो इसका मतलब है कि बीजेपी कभी भी सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी गुजरात में। अब इन सब बातों से क्या बाला साहेब का हिंदुत्व कायम था उद्धव सरकार में? Are you comedy me? जो शिवसेना सूडो लिबरल्स और सूडो सेकुलर्स के हेट लिस्ट में बीजेपी से भी पहले आती थी, आज उसकी तारीफों के पुल बांधे जाते हैं उनके न्यूज चैनल्स और उनके कमेंटेटर्स के द्वारा। तो आखिर हिंदुत्व कायम है शिवसेना का, तो फिर ये हृदय परिवर्तन अचानक कैसे आ गया? जब राज्यसभा चुनाव के बाद
बालासाहेब के खास रहे और पुराने शिव सैनिक एकनाथ शिंदे ने बागी विधायकों का नेतृत्व किया, तब इसे बोला गया हॉर्स ट्रेडिंग। महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखा और इन्वोक करने के लिए कहा गया एंटी डिफेक्शन लॉ को, और ना जाने क्या क्या। पर जिस सरकार का बनना ही खुद में एक विश्वासघात था मतदाताओं के साथ, तो उसके लिए ये सब बोलना, उसके लिए ये सब कहना कहां तक उचित है। अब शिवसेना में हुए विरोध का जो भी संभावित असर है शायद हम सभी जानते हैं, पर इस पूरे घटनाक्रम से जो बात समझ में आती है कि सत्ता के लोभ में अपने वैचारिक मूल्यों का त्याग करना ना कभी सही था, ना कभी सही हो सकता है। जय हिंद।